हम लोग लास्ट क्लास वर्किंग नोट किए थे, ठीक है। तो लिखिए वर्किंग नोट नंबर 7। सम्स करवाएंगे इसके बाद, इसके बाद ये सम्स ही करवाएंगे डायरेक्टली। वर्किंग नोट नंबर 7, इसके ऊपर थोड़ा स्टार स्टार लगा लीजिएगा बिकॉज सम्स में इसका जरूरत पड़ेगा। तो चांद सितारा सब लगा लीजिए। लिखो नोशनल प्रॉफिट, नोशनल, अच्छा आज कौन सा दिन है? नोशनल है। नहीं नहीं, आज ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे फ्राइडे, 2 क्लास और लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा टैक्स का, ठीक है ना। हाँ वो बचा, 1 क्लास और बचा टैक्स का बेसिक। देखो नोशनल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड, टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, टू पीएल अकाउंट is based on the degree of completion, इसको डीओसी बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, जो भी आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, उसका कितना परसेंट, उसका कितना पोर्शन आप पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, वो डिपेंड करता है कि आपका काम कितना कंप्लीट हुआ है। एक लॉजिकली बताओ ना, लॉजिकली बताओ। जो मेरा पुराना एग्जांपल था ये वाला, ये मान लो बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर, एग्जांपल है। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है ना। मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम किया है, मतलब ढंग से मेरा फर्स्ट फ्लोर भी नहीं हुआ, ओनली ये 10% है। या इसको ग्राउंड पकड़ लो, मान लो ये ग्राउंड लेवल है, अच्छा नीचे वाला ग्राउंड पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये पकड़ लो ग्राउंड लेवल है, अब ठीक है ना। ये पकड़ लो फर्स्ट लेवल है, क्या है? टॉप लेवल। जस्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, ग्राउंड का जस्ट ये वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट किया है, जस्ट ये वाला पोर्शन कंप्लीट किया। अभी ना ये बनाया और ये भी नहीं बनाया, तो इसकी तो बात ही नहीं उठेगी। पहले आप बेस तो बनाओ, फिर तो बात उठेगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन कवर किया है और कुछ मैंने कवर ही नहीं किया और कुछ मैंने बनाया नहीं, और मैं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा पीएल में, प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा पीएल में। ये अच्छा स्ट्रेटजी है क्या? अरे भाई लोग अपने प्रॉफिट के बारे में कब सोचते? आज मैं मेहनत ही नहीं कर रहा हूं, मैं मेहनत ही नहीं कर रहा हूं और मैं ख्वाब देखे जा रहा हूं कि प्रॉफिट कमाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। नहीं, पहले आप बेस तो बनाइए, कुछ तो काम कंप्लीट करिए। जब आपका मोटा मोटी 50% काम हो जाएगा तब आप सोचिए प्रॉफिट के बारे में। अभी आप 10% ही बनाए हो और प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, ये गलत स्ट्रेटजी है। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आप ना 25% से काम कम किए हो तो प्रॉफिट नहीं ट्रांसफर करने देंगे। अगर आप 25% से प्रॉफिट, 25% से काम कम किए हो, अगर आपका प्रोजेक्ट लेस देन 25% तक ही बना है, मान लो ओनली 20% बनना, ओनली 22%, 20 या 22%, विच इज लेस देन 25%, तो अगर आपका प्रोजेक्ट 25% से कम बना है, आपको प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करने देंगे। वट एवर तुमको मिला है वो उसको क्या करो, रिजर्व रखो और उसमें री इन्वेस्ट करो। लेकिन जैसे ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो 25% या उससे ज़्यादा, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल, क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल। तो अगर आपका प्रोजेक्ट 25% बन गया है या 25% से ज़्यादा बन गया है, तब आपको ट्रांसफ़र करने दिया जाएगा। उसमें भी क्राइटेरिया है, कभी 1/3 आएगा, कभी 2/3 आएगा। तो 2/3 कब आएगा और 1/3 कब आएगा वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखो, इसका पॉइंट ए, इसका पॉइंट ए लिखो। इफ डीओसी लेस देन 25%, तो ट्रांसफर नील, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर डीओसी आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन, प्रोजेक्ट अगर आपका 25% से कम बना है तो एक भी रुपये आप पीएल में ट्रांसफर नहीं करोगे। बट अगर आपका डीओसी 25% से लेकर के 49% के बीच में है,
लिखो इफ डीओसी इज फ्रॉम 25% टू 49%, देन आप ट्रांसफर करोगे वन थर्ड, इंटू नोशनल प्रॉफिट, वन थर्ड इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, कैश रिसीव्ड के नीचे डिवाइड होगा, ठीक है ना, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, अगर आपका डीओसी 25% है, या तो 25% है या 25% से ज़्यादा है, अप टू 49% है, तो इस केस में जो भी आपका नोशनल प्रॉफिट हुआ है उसका वन थर्ड इनटू जो भी आपको कैश मिला है अपॉन वर्क सर्टिफाइड। आप कस्टमर आपको पेमेंट कब करेगा? जब अपने वर्क को क्या करेगा? सर्टिफाइड करेगा। सर्टिफाइड मतलब आपने बोला 10% काम कंप्लीट है, मैं तो चेक तो करूंगा भाई 10% काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, उसके बाद ही मैं पेमेंट करूंगा। तो कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। बोलो ना, कैश कब मिलेगा? वर्क अनसर्टिफाइड या वर्क सर्टिफाइड पे? सर्टिफाइड में कैश मिलेगा ना, तो ऐसे ही आपको याद रखना, कैश कब मिलेगा? जब वर्क क्या होगा? सर्टिफाइड। तो फॉर्मूला क्या हो गया? वन थर्ड, बोलो ना, वन थर्ड इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड। अब बोलोगे सर ये कैश रिसीव्ड कहां से आया? अच्छा तुम बताओ, तुमको कैश मिला ही नहीं है और तुम प्रॉफिट का गुणगान कर रहे हो। कैश मिला ही नहीं है, अरे भाई कस्टमर ने, क्लाइंट के लिए मैं बिल्डिंग बना रहा हूं और क्लाइंट ने अभी पेमेंट ही नहीं किया है, तो प्रॉफिट की बात कहां से आएगी? मेरा लॉजिक सोचो ना, लॉजिक सोचो। आज मैं पढ़ा रहा हूं और आपने मेरे को फीस ही नहीं दिया, और मैं अपना एपीसी का पीएल अकाउंट दिखा रहा हूं, मस्त प्रॉफिट है, तो बोला सर बढ़िया है, सुनकर अच्छा लग रहा है, बाकी भिखारी भिखारी रहिएगा, पहले कैश तो रिसीव कर लीजिए, पहले कैश तो आप रिसीव कर लीजिए। तो प्रॉफिट की बात कब होगी? जब क्लाइंट ने कैश दिया। तो अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, वन थर्ड, वन थर्ड किसका? नॉशनल प्रॉफिट। और जैसे ही प्रॉफिट आया मतलब कैश तो आना चाहिए, लिंकअप कर पा रहे हो ना, लिंकअप? तो ऐसे करोगे वन थर्ड इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड, और कैश कब मिलेगा? जब वर्क क्या होगा? सर्टिफाइड होगा। लिंकअप करो, हर चीज को रटो मत तोता की तरह बैठ के, ऐसे लिंकअप करो तो याद रहेगा, लंबे समय तक याद कर पाओगे। और चीजें लंबे समय तभी याद आएंगी जब बार बार रिवाइज करते जाओ। और स्टूडेंट का सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है? सर अभी वाला याद है, पीछे वाला भूल गया। भूला नहीं है, एक रिवीजन का जरूरत है। जैसे रिवाइज करोगे वो वैसे ना, धूल जम गई है, थोड़ा सा साफ कर दो वो फिर चमकने लग स्टार्ट करेगा। तो वैसे ही कुछ चीज़ आप भूलते नहीं हो। हमारा ब्रेन इतना भी कमजोर नहीं है, ह्यूमन बॉडी इतना भी कमजोर नहीं है कि आप कोई चीज़ याद किए तो आप भूल गए, नहीं। जस्ट एक रिवीजन चाहिए। मल्टीपल रिवीजन से ही कोई चीज़ परमानेंट होती है। मल्टीपल रिवीजन से क्या होता है? कोई चीज़ परमानेंट। हम लोग इतना कुछ पढ़ाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, तो मल्टीपल रिवीजन बहुत चाहिए। समझ मेरा? तो बार बार याद करते जाओ, याद करते जाओ। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना सेमेस्टर 3 में कि तुमको एक महीने का मौका मिलेगा रिवीजन का, ना ना ना। पता चला सिलेबस पूरा हुआ, कल एग्जाम देना है। हाँ, डरवा नहीं रहे, फैक्ट बता रहे। सीयू का कोई भरोसा नहीं, सीयू का कोई भरोसा नहीं, ये कब टपक पड़े 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर, कोई भरोसा नहीं। नॉर्मली सेमेस्टर तो 6 महीने का है, पर 6 महीना बोलने को है। ये लोग या तो 8 महीना में लेते हैं। हाँ, कुछ वही तो बोल रहा हूं ना। सीयू का पता है क्या एटीट्यूड है? 6 महीना में तो नहीं लेंगे, या तो 4 में लेंगे या तो 8 में लेंगे, वो 6 पे ले ही नहीं रहे। यही गड़बड़। तुम लोग एग्जाम कितना महीना में सोच लो। नेक्स्ट लिखो पॉइंट सी, इफ डीओसी इज 50% से लेकर 89%, इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा टू थर्ड, 89%, टू थर्ड इंटू नोशनल प्रॉफिट। जब प्रॉफिट की बात करेगा तब कैश रिसीव्ड, और कैश कब मिलेगा?
जब वर्क सर्टिफाइड होगा। और तुम्हारे एग्जाम में जो मैक्सिमम सम्स आएगा वो यहीं से आएगा, 50 से 89% बीच में। ठीक है। डी नंबर, इफ डीओसी आपका जो प्रोजेक्ट है या तो वो 90% कंप्लीट है या 90% ज़्यादा, या तो वो 90% कंप्लीट है या 90% से ज़्यादा, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल, मतलब या तो 90% है या 90% से ज़्यादा। तो इस केस में क्या होगा, देखो एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और जैसी प्रॉफिट की बात होगी तो क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे, कैश रिसीव्ड से, डिवाइडेड बाई, अच्छा सुनो ना, हेलो हेलो हेलो, अब तुम वर्क सर्टिफाइड की बात करोगे, भाई मेरा प्रोजेक्ट 90% या उससे ज़्यादा कंप्लीट हो गया, अब वर्क सर्टिफाइड की बात नहीं करेंगे, अब तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात करेंगे जो हमारे तुम्हारे में डील हुई थी, है ना। अब तो फाइनल अमाउंट की बात करेंगे, और फाइनल अमाउंट मेरा क्या था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तुमने किसी को बुलाया अपने घर पे, मान लो फर्नीचर काम करवाने के लिए, 90% से ज़्यादा काम कर चुका है, तो अब क्या करोगे, बैठ के चेक करोगे, नहीं, अब तुमको फाइनल पेमेंट का तैयारी करो भैया। वही बात है कि अगर कोई प्रोजेक्ट 90% कंप्लीट हुआ है या उससे ज़्यादा कंप्लीट हुआ है, तो फॉर्मूला वही है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मतलब क्या है, भाई मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, मेरे को प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, तो माई एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्योंकि प्रोजेक्ट या तो 90% या उससे ज़्यादा माना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात होगी, ना कि वर्क सर्टिफाइड की बात होगी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है मैं बता दूंगा, पहले मुझे जस्ट दो चीज समझाओ, ये लिख लिया तुम लोगों ने, चलो। अगर मेरा प्रोजेक्ट अप टू 89% है और मेरा प्रोजेक्ट 90% या उससे ज्यादा है, अगर मेरा प्रोजेक्ट अप टू 89% है तब मैं किसकी बात करूंगा, वर्क सर्टिफाइड की। तब मोटा मोटा चीज क्लियर करो, अगर मेरा प्रोजेक्ट अप टू 89% कंप्लीट हुआ है तो मैं किसकी बात करूंगा, वर्क सर्टिफाइड। बट अगर मेरा प्रोजेक्ट 90 या 90 से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है तो मैं किसकी बात करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात करूँ। ये चीज़ पहले क्लियर कर लो, क्योंकि तीन फार्मूला में दो जगह पे है वर्क सर्टिफाइड और एक जगह पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बाकी फार्मूला क्या है, सेम है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात तभी होगी जब आपका प्रोजेक्ट 90% या उससे ज़्यादा की बात हो, नहीं तो उसके पहले ऑलवेज किसकी बात होगी, वर्क सर्टिफाइड की बात। चलो, अगर मेरा काम 24% कंप्लीट हुआ है, क्या मैं प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा, क्या मैं प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा, नहीं, जीरो, मतलब नील, कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा। बट मेरा प्रोजेक्ट 30% है, तो 30% किस कैटेगरी में आ रहा है, 25 से लेकर के 49% के बीच में आ रहा है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या था, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो जब प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट तभी मिलेगा जब क्लाइंट से पैसा मिलेगा, और क्लाइंट पैसा तभी देगा जब वर्क सर्टिफाइड होगा। चीजें को लिंक करो, ठीक है। अगर मेरा काम 70% कंप्लीट हुआ है, ये किसके बीच में आ गया, 50 से लेकर के 89 के बीच में आ गया, तो इस केस में क्या था, 2/3 था, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। 45% है, अगर 45% है तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। याद हो गया ना फॉर्मूला, अब सम्स लिखो। अच्छा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का एक वो लिख लो, वर्किंग नोट लिख लो, यहाँ पे नोट डालो ना, यहीं पे नोट डालो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखो ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस, ब्रैकेट ओपन लिखो, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट, काउटीडी याद है ना कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट प्लस फर्दर एस्टिमेट
फर्दर एस्टिमेटेड कर देना, टीडी कर देना, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट इंक्लूडिंग कंटिजेंसी, कॉस्ट इंक्लूडिंग कंटिजेंसी। अरे सिंपल था, तुम लोगों को एक्सेलेरेशन कॉस्ट पढ़ाया था, अरे एक्सेलेरेशन कॉस्ट पढ़ाया था, उसकी बात हो रही है कि जो भी आपका खर्चा लगा प्लस आपने जो एक्स्ट्रा पैसा ऐड किया था, कि अगर इन फ्यूचर अगर कुछ कंटिजेंसी मतलब क्या है, कंटिजेंसी मतलब क्या है कि कोई चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। कंटिजेंसी का मतलब क्या है, अनसर्टेन, क्या है अनसर्टेन, कोई चीज़ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अपने आसमान देख के क्या बोलते हैं, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, कंटिजेंसी। वही यहाँ चीज़ हो रहा है कि जब भी नॉर्मली क्या होता है, मैच वगैरह में ज़्यादा होता है, इंडिया जीत भी सकती है, सिचुएशन देख के लगता है ना भाई हार भी सकती है जीत भी सकती है, तो जब भी कोई अनसर्टन इवेंट होता है उसको बोलते हैं कंटिजेंसी। ठीक है, तो जितना भी आपका खर्चा हुआ है प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट इंक्लूडिंग कंटिजेंसी का मतलब क्या है, फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने का चांस होता है ना रॉ मटेरियल वगैरह का, तो एक्चुअल में किसकी बात हो रही है, एक्सलेशन कॉस्ट की बात हो रही है। तो मान लो इस बिल्डिंग को बनाने में लगता है 80 लाख रुपया, बट मुझे लग रहा है कि भैया 20 लाख का और जरूरत पड़ेगा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 1 CR। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रखा मान लो 1.5 CR, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1.5 CR, सुन रहे हो, और मेरा कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट प्लस कंटीजेंसी मिला करके है 1 CR, तो मेरा टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50 लाख। कितना हो जाएगा 50 लाख। तो मान लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1.5 CR और ये सारा का सारा खर्चा मिला करके है मान लो 1 CR, तो बेनिफिट कितना मिला मेरे को 50 लाख का बेनिफिट मिला, दैट इज माई एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब कुछ लोग ज्ञान लगाएंगे सर एस्टिमेटेड वर्ड क्यों आया, अरे भाई प्रोजेक्ट अभी कितना कंप्लीट है, तो जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा 100% तब तक आप एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। आप समझ में आए मेरा बात, इसलिए यहां पे बोला गया है कि भाई देखो ये जो आपका 90% कंप्लीट है दैट इज वाई एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात हो रही है। प्रोजेक्ट जो 100% कंप्लीट हो जाएगा फिर क्या एस्टिमेशन, तब तो एक्चुअल की बात हो गई। एस्टिमेशन कब तक होगा, तुम लोग भी बोलता है सेम टू में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा एग्जाम के पहले, आफ्टर एग्जाम सर जो होगा देख लेंगे, एक्चुअल की बात होती है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि जब तक प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप एक्चुअल प्रॉफिट की बात नहीं करो। और भूलो मत एस्टिमेटेड प्रॉफिट नॉर्मली नॉशनल प्रॉफिट की तरह ही होता है, बट नॉशनल प्रॉफिट 1 साल का होता है, मतलब जिस ईयर में आप काम कर रहे हो, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूरे ओवरऑल की बात होती है, याद है ना। क्योंकि मान लो ये प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, ये मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसमें मान लो अभी ये 1 साल तक का बना है, तो इस 1 साल का प्रॉफिट क्या है ना। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात होगी तो इसमें ये वाला भी प्रॉफिट आ जाएगा और ये वाला भी प्रॉफिट आ जाएगा। मान लो ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकंड ईयर का है, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम कब का निकाल रहे हैं, थर्ड ईयर का निकाल रहे हैं, तो जब थर्ड ईयर का निकालेंगे तो इसमें 1 भी आ जाएगा और 2 भी है, क्योंकि 90% बोल रहा है, तो 90% में तो सब आ जाएगा ना। अरे 90% में तो सब आ जाएगा, इसीलिए जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात होती है तो पूरा प्रोजेक्ट मिला करके आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है, और जो नॉशनल प्रॉफिट की बात हो रही है उस साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, डिफरेंस है। जब आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ओवरऑल, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं बना है, ये प्रोजेक्ट को लगा है 2-3 साल लगा है बनाने में। तो जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात करोगे तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करोगे, और जब नॉशनल प्रॉफिट की बात करोगे तो ईयर की बात करोगे कि इस पर्टिकुलर ईयर में अगर आपने जस्ट इतना ही काम किया है तो इतना काम करके आपने कितना कमाया, ये वाला काम करके आपने कितना कमाया। चीजें क्लियर हो रही है ना, ठीक है, सम्स करें, चलो सम्स का ये जो सम्स करने जा रहे हैं अपने लोग, इससे तुम्हारा बहुत बेसिक चीज क्लियर होगा। देखो देखो कौन सा बिल्डिंग, क्वेश्चन 1, कौन सा बिल्डिंग, क्वेश्चन 1, ठीक है।
पहले मैं आराम से इजी कराता हूँ। कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट लिखो ना, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट 3,60,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पे 36 लाख करो तो थोड़ा सा बड़ा, 36 लाख करो तो आप 36 लाख कर दो। बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, छोटा प्रोजेक्ट नहीं। $36 लाख, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका हो गया 80 लाख, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर क्लेम्ड 60%। अच्छा, इस सम्स के थ्रू मैं तुमको एक और फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला, ठीक है। इस सम्स के थ्रू एक और फॉर्मूला हम लोग को बनेगा। कॉन्ट्रैक्टर क्लेम्ड 60% एज वर्क सर्टिफाइड, सॉरी 60% एज ए वर्क कंप्लीटेड। सर्टिफाइड काट दो, कंप्लीटेड लिखो, वर्क कंप्लीटेड। आउट ऑफ विच 50% was certified, 50% was certified by the architect, ARCHITET, आर्किटेक्ट, ठीक है। रिटेंशन मनी was 20%, find certified and uncertified value। ठीक है, एक बार सम्स पढ़ो अच्छे से। थोड़ा सा तुम लोग का नोट में जगह है, एक लाइन जगह है। ये कितना नोट था, 7 था ना, 8 के लिए जगह है क्या? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक जगह ही सारा नोट लिखवा दो, अगर एक लाइन मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक ही लाइन चाहिए, एक लाइन ही चाहिए। देखो ना 7 नंबर, अरे सॉरी 8 नंबर। डीओसी का फॉर्मूला लिखो, डीओसी, अरे डिग्री ऑफ कंप्लीशन। आप 25% है या 50% है वो तो पता होना चाहिए। तो डीओसी फॉर्मूला लिखो, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डब्ल्यूसी मतलब क्या है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। डीओसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दिया था, गलत था। वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। सीपी मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। लिख लो डब्ल्यूसी मतलब वर्क सर्टिफाइड, लिख लो कहीं पे, डब्ल्यूसी का मतलब वर्क सर्टिफाइड और सीपी का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सम्स पढ़ो एक बार सम्स पढ़ लो, फिर दोबारा सॉल्व करते हैं। बोल रहा है आपका कॉस्ट कितना लगा है, 36 लाख रुपया। अभी तक प्रोजेक्ट बनाने में कितना खर्चा हुआ है, अभी तक प्रोजेक्ट बनाने में 36 लाख रुपया खर्चा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 80 लाख का। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोल रहा है 60% काम कंप्लीट हो चुका है। मान लोगे क्या? अब ये 60% जो बोल रहा है इसको क्या करेंगे, वेरीफाई। और वेरीफाई नॉर्मली आर्किटेक्ट या इंजीनियर लोग करता है। तो लेकिन जो आर्किटेक्ट आया था बोल रहा है बोलने दो इसको, 60% नहीं, ओनली
50% काम क्या हुआ है, सर्टिफाइड, मतलब 50% ही काम हुआ है, ठीक है। तो क्लाइंट भी भड़क गया, बोला रिटेंशन मनी वाज 80%, मतलब सुनो ना 50% काम दिया है तो 50% का बोला कि मान लो 50% का बनता था 10 लाख रुपए एग्जाम्पल, 50% काम जो किया उसका कितना पेमेंट बनता था, 10 लाख रुपया। तो बोल रहा 80% पे करेंगे और 20% नहीं पे करेंगे, रिटेन्ड करके रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान समझना, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बोल रहा है 60% काम हो चुका है, क्लाइंट ने वेरीफाई किया तो बोला ये तो 50% ही काम हुआ है, और ये 50% काम के बराबर पेमेंट था, मान लेते हैं 10 लाख रुपए एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल, 50% अगर काम कंप्लीट होगा तो क्लाइंट को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 10 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लाइंट बोल रहा है कि हम 80% पे करेंगे और 20% हम आपका रिटेन्ड करेंगे, जब आप पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जितना काम अगर उसने किया है, अगर आप उतना पेमेंट कर दोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्रोजेक्ट छोड़ के भाग जाए, क्योंकि उसने जितना काम किया उसको उतना प्रॉफिट मिल गया, मतलब उसके बराबर पैसा मिल गया। तो क्लाइंट को इस बात का डर है कि अगर वो 50% के बराबर काम किया है तो पेमेंट 50% के बराबर नहीं करेंगे, पेमेंट 35% करेंगे या 40% करेंगे, बाकी कुछ पैसा हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो जब भी बोलेगा रिटेंशन मनी वाज 20%, मतलब क्या है कि जो भी पेमेंट था उसका 80% पे करेगा और 20% क्या करेगा, सेव करेगा। फाइंड द सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड वैल्यू। तो पहले लिखो सर्टिफाइड वैल्यू निकाल, सर्टिफाइड वैल्यू फॉर्मूला क्या है इसका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ सर्टिफाइड वर्क। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कितना, 80 लाख, और कितना परसेंट काम हो चुका है, 50%, तो 80 लाख का 50% कितना होगा, 40 लाख। एक प्रोजेक्ट है जिसको बनाने में 80 लाख, 80 लाख का खर्चा होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 80 लाख, तो 50% काम हो चुका है, तो 80 लाख का 50% कितना होता है, 40 लाख। कि भाई अगर आपने 50% काम कर दिया है तो 80 का 50% होता है 40 लाख, तो आपका 40 लाख रुपया बनता है। तो क्लाइंट बोल रहा है, क्लाइंट बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर को कि आपका 40 लाख रुपया बनता है, पर क्या क्लाइंट पूरा पे कर देगा, क्लाइंट बोला नहीं भाई, हम अगर पूरा सोचो 40 लाख बनता है और पूरा का पूरा 40 लाख पे कर दिया तो चांसेस है कि कल को कॉन्ट्रैक्टर काम रोक दे, अब प्रोजेक्ट एज इट इज छोड़ के भाग जाए। आप कभी गए होंगे न्यू टाउन साइड में, देखना कितने सारे प्रोजेक्ट बन करके रेडी हैं बट कुछ फिनिशिंग बाकी है, ऐसी बिल्डिंग में जंग पड़ा हुआ, बिल्डिंग अंदर से पेड़ निकल गया है, कितने सारे प्रोजेक्ट ऐसे पड़े हुए हैं। रीजन बस वही है, या तो उसका पीछे दो ही रीजन, या तो लैंड डिस्प्यूट, या तो लैंड डिस्प्यूट जहां पे प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके ऊपर केस चल रहा है, और जब केस चलता है तो लैंड पे क्या आता है, स्टे ऑर्डर आता है। और दूसरा, या तो हमारा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो बोलता है मेरा प्लेन टकरा जाएगा इतना ऊंचे बिल्डिंग में, तो वो केस ठोक देता है। हाँ यही होता है नॉर्मली, अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है और रुक गया है उसके पीछे दो ही रीजन है, या तो लैंड डिस्प्यूट है, या तो अथॉरिटी जो नॉर्मली जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होते हैं ना वो रोक देते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को रोक देते हैं। मतलब देखना, इसलिए जो दमदम साइड में देखना बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं बन पाता है, हाँ 5-6 तल्ला 7 तल्ला जाके रुक जाएगा, कोई अगर कोशिश भी करे ना नहीं बनने देगा, एयरपोर्ट वाले आके रोक देते हैं। इसलिए जब बन, अब जैसे अब ये जो 42 बना तुम्हारा मैदान के सामने, इसको बनाने में कितना पापड़ बेला होगा ये लोग, बहुत दिक्कत होता है इसे बनाने में। चलो 40 लाख रुपया हो गया यहाँ पे। अब लिखो अनसर्टिफाइड निकालो, अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड वैल्यू, इसका फॉर्मूला होगा काउ टी डी डिवाइडेड बाई टोटल क्लेम, टोटल क्लेम है ना, इनटू इनटू, अच्छा 60% क्लेम कर रहा था, 50% सर्टिफाइड है, तो अनसर्टिफाइड कितना है 10%। अरे उसने क्लेम कितना किया था 60%, तो अब ये जो आर्किटेक्ट आया बोला 60 नहीं, ओनली 50% ही काम कंप्लीट हुआ है,
तो 60 उसने क्लेम किया, 50% आपका सर्टिफाइड है, तो 10% क्या है, अनसर्टिफाइड। लिखो इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट कितना है, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट कितना है, 36 लाख। डिवाइडेड बाई क्लेम कितना परसेंट किया था, 60%, और कितना परसेंट अनसर्टिफाइड है, 10%। तो परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, बाकी सॉल्व करके बताओ कितना वैल्यू आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है, 6 लाख आ रहा है ना, 6 लाख रुपए, ठीक है ना। अब लिखो देयरफॉर वैल्यू ऑफ रिटेंशन मनी, रिटेंशन मनी। मुझे बताओ उसने कितने रुपए तक का काम कर चुका है, अरे वर्क सर्टिफाइड मतलब कितना काम कंप्लीट किया है, उसने 40 लाख रुपया तक का काम कंप्लीट कर चुका है। तो कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है हमने 40 लाख तक का काम कर लिया, प्लीज 40 लाख रुपया का पेमेंट कर दीजिए। ये बोल रहा है, चालाक समझा है, 40 दे देंगे भाग जाएगा, 40 का 80 पे करेंगे और 20% रख लेंगे, 40 का 80 पे करेंगे और 20% रख लेंगे। तो 40 लाख का 20% कितना होता है, 40 लाख का 20% कितना होता है, 8 लाख ना। तो देयरफॉर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, या इसी को अपने बोलते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर या क्लाइंट, कस्टमर या क्लाइंट। तो 40 लाख था, 40 लाख का डायरेक्टली 80% कर दो, या 40 लाख में से माइनस कर दो 8 लाख, बात तो एक ही होगा ना। अरे 40 लाख से 8 लाख रिटेन कर लिया, कस्टमर ने बोला 8 लाख रुपया रखेंगे, और आपका 40 लाख बनता है, उसमें से 8 लाख रखेंगे तो कितना पे करेगा, 32 लाख। या डायरेक्टली 40 का 80% कर दो, तब भी कितना आएगा, 32 लाख आएगा। कोई भी चीज कर सकते हो। कुछ दिक्कत यहाँ पे, एक बार ये दोनों फार्मूला को अच्छे से देखो, जो जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, एक सर्टिफाइड फार्मूला देखो और एक अनसर्टिफाइड का फार्मूला देखो। ये दोनों फार्मूला को दोबारा देखो एक बार। फार्मूला देखो एक बार अच्छे से। हो गया। अब एक सम्स और अच्छा करवाए। अब एक सम्स जो करवाने जा रहे हैं उसमें देखना कैश रिसीव्ड दिया रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट सम्स है। इसको मैं दोबारा एक बार समझा दे रहा हूँ। सर्टिफाइड वैल्यू निकलता हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, सर्टिफाइड वैल्यू कैसे निकलता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अगर कोई बोलता है सर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड एग्जाम में दिया रहेगा, 100% दिया रहेगा, क्योंकि ये काम हमारा नहीं, ये काम किसका है, आर्किटेक्ट का। तो ये एग्जाम में हमेशा दिया रहेगा कि कितना परसेंट काम हो चुका है।
तो आपको लॉजिकली निकालना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कर रहा है 60%, बाहर का जो बंदा आकर के सर्टिफाइड किया 50%, तो अनसर्टिफाइड कितना होगा 10%। 60 में 50 सर्टिफाइड है तो 10 क्या है अनसर्टिफाइड। तो ये आपका परसेंटेज वाला जो गेम है ना वो ऑलवेज दिया रहेगा, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। कभी कभी क्या होता है ना, कैश रिसीव्ड का अमाउंट नहीं देता, वैल्यू नहीं दिया रहता, तो अपने को थोड़ा बहुत ना फॉर्मूला या दिमाग लगा कर कोई वो वैल्यू निकालना पड़ता है, वैसे समझ आता है एग्जाम में। चलो क्वेश्चन 2 लिखो, क्वेश्चन 2 लिखो। पहला सम से कोई दिक्कत? लाइव स्टूडेंट पहला सम से कोई दिक्कत? लाइव वाले भाई आप लोग बोल सकते हैं, ऐसे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत पहला सम्स में? तुम लोग टेक्स्ट भी कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये सेकंड सम्स है। नो सर ठीक है भाई, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 45 लाख, वाज रुपीज 45 lakh, contract price was rupees 45 lakh on 31st March 2024, two-third of contract was completed। ये सब तुम लोग ट्राई करोगे क्या? द आर्किटेक्ट issued certificate covering 50% of the contract 50% of the contract price and the contract and the contractor has been paid and the contractor has been paid for रुपीस 20 लाख रुपया। कॉन्ट्रैक्टर को कितना मिला? 20 लाख रुपया ऑन अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में 20 लाख रुपया आया। कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट वाज 22 लाख रुपया। फाइंड सर्टिफाइड वैल्यू, सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड वैल्यू। तुम लोग कोशिश करोगे? ठीक है करो, अरे ट्राई तो करो, नहीं होगा हम तो बनाएंगे, ट्राई करो बोला। अरे एकदम मैं ना तुम लोग को एकदम होता ना कि एक बार हम फुल सम्स नहीं करा रहे, ये एक एक पार्ट करवा रहे हैं, यही जाके आपका फुल सम्स बन जाएगा। अरे डेबिट क्रेडिट में क्या होगा तो तुमको याद हो ही गया है, अब उसका मैं पार्ट करा रहा हूँ, जब नेक्स्ट दिन सम्स कराऊंगा तो बोलेगा ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। करो एक बार ट्राई करो तुम लोग, ठीक है ट्राई करो, नहीं होगा हम बनाते। 5 मिनट तुम लोग को दिए, सोचो जितना सोचना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, 2/3 मतलब क्या होता है? 67.67% ये होता ना 2/3। अरे 100 का 2/3 कितना होता? क्या बोल रहा है? 2/3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट तो 100% है, उसका 2/3 बोल रहा है कंप्लीट है, तो इसका 2/3 निकालो ना, कितना आएगा? 66.67% होगा, 66.67% होगा 2/3 का मतलब। तो क्लेम कितना कर रहा है? 66.67%, वो क्लेम है।
कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट ने कितना सर्टिफाइड किया? ओनली 50%। तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा? वर्क अनसर्टिफाइड। इजी है बाबा, क्या कर रहे थे? और अंकित कैसे हो? एग्जाम कब दोगे? जनवरी। दोनों ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप दे रहा है ऑडिट? अरे फर्स्ट ग्रुप में ऑडिट है ना? सेकंड ग्रुप में ऑडिट है। फर्स्ट ग्रुप में क्या है? टैक्स है। लॉ। लॉ फाइनल नहीं है ना? ऑप्शनल कर दी। इसलिए पता है जितने टीचर सीए फाइनल का लॉ पढ़ा रहे थे, अब वो फाउंडेशन का लॉ स्टार्ट कर दी। और भी दो तीन टीचर बताएंगे तेरे को। हाँ। लॉ ही नहीं पढ़ा। इसलिए मैक्सिमम टीचर वो पढ़ाते। इसी में अभी हम चालू करेंगे टू चालू करेंगे। ऐसा कर दिया। सेम 3 चल रहा। ठीक लगा? अभी रेनोवेट किया है हल्का। कितना आया इसमें 6 में? 7 पॉइंट सम। सेम 6 में तू उतना क्लास भी नहीं किया। कर लिया था ना, मैराथन वगैरह किया था ना। 5 में कितना था तेरा? फोर्थ में कितना था? तो तुम्हारा तो ठीक ही है। अपना सेंटर का 3 बार टॉपर। हेलो। अपना सेंटर से तीनों सेमेस्टर 4 5 6 टॉपर कैटेगरी में। इन लोगों को बोला था पढ़ने वढ़ने के लिए, लड़का सीए कर रहा है। टोटल कितना था एसजीपीए तुम्हारा टोटल? 7.4, मतलब अप्रॉक्सीमेट 75%। ग्रेजुएशन में 75%। हम जानते हैं। अच्छा, जितना डीप पढ़ा था यहाँ पे, मिला वहाँ पे मौका? यही देखो, मक्खन मत लगा। वो नहीं, इंटर वरना फायदा हुआ? टैक्स में फायदा हुआ ना? अच्छा सुनो। हेलो। चलो अभी सामने अंकित। अरे सुनो ना, सामने अंकित है, इसी सेंटर से मतलब पास आउट है, 3 सेमेस्टर कंटिन्यू पढ़ा था, 4 5 6। ठीक है। अभी ये सीए इंटर में है। जो टैक्स मैंने पढ़ाया तुम लोग को 4 5 में, इंटर में फायदा हो गया उसका फायदा। पूरा बेसिक तगड़ा हो गया इन लोग का। देखो, बहुत ज़्यादा टैक्स तो नहीं है तुम लोग का, थोड़ा ही पोर्शन है, पर अगर उतना पोर्शन अच्छे से कर लोगे तो सीए वे करने में कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोग। ये गारंटी है। अच्छे से कर लो बस ग्रेजुएशन को। ठीक है अंकित, थोड़ा क्लास में बाबू, मिलते हैं। चले। हुआ। हुआ। चलो। जो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाया वो मेरे दिल का बहुत करीब है, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। चलो। चलो। हाँ। अलग है। सॉल्व सब कर लिया? अच्छा ठीक है। लिखो। टोटल क्लेम। अरे लिखो ना बाबा। टोटल क्लेम बाय कॉन्ट्रैक्टर कितना बोला है? 2/3 ऑफ। 2/3 ना? 2/3। तो 2/3 इक्वल ऑफ का दो, 2/3 इक्वल टू 2/3 का मतलब क्या हो गया? 66.67। कैसे किया तुम लोगों ने? 100 को इंटू 2/3 किया होगा ना? तो 100 को अगर 2/3 करेगा तो यही वाला परसेंट आएगा। तो 66.67%। देखो, वर्क सर्टिफाइड कितना परसेंट है? 50%। देयर फोर वर्क
तो 66.7 माइनस 50%, कितना आ रहा है? 16.67%, यही आ रहा है ना? ओके। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख लो, फॉर्मूला भी स्टार्टिंग के क्लास में फॉर्मूला बार बार लिखो, बार बार लिखो, जितना बार लिखोगे उतना बार याद होगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 45 लाख। अब परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है? 6, अरे 50%, तो कितना आ जाएगा? 22 लाख। लिखो ना, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट डिवाइडेड बाय टोटल क्लेम इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क। कितना आ जाएगा बताओ इसका? कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द डेट कितना था? 22 लाख। 22 लाख। टोटल क्लेम कितना था? 66.67% इनटू अनसर्टिफाइड कितना था? वर्क अनसर्टिफाइड, ये लिखना बोलो, अनसर्टिफाइड 16.67%। सॉल्व कीजिए ना, कितना आ रहा है? 5500.4 0.4 ना? ठीक है। जब भी पॉइंट वाइंट आए ना तो आप डायरेक्टली अप्रोक्स लिख के झमेला खत्म कीजिएगा। सबका मैच कर रहा आंसर? तेरा नहीं मैच किया, देख ले बाबू। नहीं पता, हम थोड़ी सॉल्व किया। अरे कैलकुलेशन हम नहीं किया, सेम कैलकुलेशन है तो ठीक। हाँ इनका भी सेम है। आप लोग का आया सेम आया ना? ठीक है। चलो अब ये जो सम्स है वो आप करेंगे, हम नहीं करेंगे वो, दिमाग लगाए। तीन, हाँ अच्छा लिखो। अभी ये बेसिक, ये मैं कैसे करा रहा हूँ सुनो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का 5 क्लास होगा, 2 हो चुका है, ये तीसरा क्लास है, तीसरा क्लास है ना। अब जो नेक्स्ट 2 क्लास होगा फुल फ्लेजेस सम्स होगा। आप लोगों को ग्रुप में जब तक बुक प्रिंट होके नहीं आ रहा है ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा, क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करा दो। जब भी बोलो ना होमवर्क करके आया करो ना, तो करके आया करो। रीजन बताऊं, मेरे पास ना उसका सॉल्यूशन रहेगा। जब तुम लोग होमवर्क करके आओगे ना तो मैं सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, तुम्हारा होमवर्क से मैच करा दूंगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, सिलेबस पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है। मैंने आपको होमवर्क दिया, आप होमवर्क करके नहीं आओगे तो वो सम्स मुझे करना पड़ेगा। तो जो सम्स हम चार चार ठो करेंगे, वो सम्स पता चला कि 4 दिन लग गया, ऐसा नहीं होगा। होमवर्क करके आना पड़ेगा, सबको बोल रहा हूँ। अगर 6 सम्स है, 6 में 4 मैं कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट 2 आप करके आइए, तब जाके 6 का 6 सम्स बनेगा। ठीक है ना? ठीक है। चलो ये वाला सम्स कीजिए आप लोग, क्वेश्चन 3। ये वाला करो, ये वाला अच्छा है। देखो, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टू डेट was rupees 1,75,000, representing 80% of the work certified. The cost of work
द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, uncertified, the cost of work uncertified, the cost of work uncertified was valued at rupees 27375। ये सम्स 2 नंबर का आया था सीए इंटर में, 2 नंबर का आया था सीए इंटर में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रुपीस 5 लाख रुपया। बस इतना ही है, कुछ बोला ही नहीं क्या फाइंड करना, तुम समझो। ये एज इट इज सेम सम्स आया था सीए इंटर में। ये पुराना सम्स है, पहले सीए इंटर में ना ऑब्जेक्टिव वगैरह आते थे, ऑब्जेक्टिव पहले आता था। अब ये उस पुराना सम्स है, करीबन 2013 में सम्स आया था। बस ऐसे ही लिखा था और कुछ नहीं बोला। अब अपने को क्या फाइंड करना सोचो, एक बार पढ़ो ना। कैश रिसीव्ड कितना है ऑन द अकाउंट, कैश रिसीव्ड मिला है कितना है 1,75,000, रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, वर्क सर्टिफाइड कितना है 80%, तो क्लेम तो ज्यादा ही होगा, क्लेम तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड वाज वैल्यूड एट रुपीज 27375, तो आपको वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड दे दी है। बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख रुपए। आपको इसको देख के लग रहा है क्या फाइंड कर सकते हैं? लाइव स्टूडेंट सोचो, इसको देख के क्या लगता है फाइंड कर सकते हैं? अनसर्टिफाइड का अगर फॉर्मूला लगाते हैं, जब भी आपको ना सुनो, जब भी लॉजिक बता रहा हूं, जब भी आपको वर्क अनसर्टिफाइड का अमाउंट दे दे उसका फॉर्मूला लगा देना। तो वर्क अनसर्टिफाइड का फॉर्मूला क्या है? तो इसमें देखना काउंटेड दिया है क्या, वही निकलेगा, है ना। अब टोटल क्लेम का वो देखो। अच्छा चलो चीजों को और, अच्छा सुनो ना, चीजों को और आसान करते, और आसान करते। 17,500 ये किसके बराबर दिया हुआ है? सुनो ना, 1,75,000 किसके बराबर है? 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड के बराबर है। पूरा बोलोगे 1,75,000 किसके बराबर है? 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड के बराबर है ना। इसके अब नेक्स्ट क्या हो सकता है सोचो एक बार, अगला बस एक लाइन और सोच लो, काम हो जाएगा कंप्लीट। थोड़ा सा माथा पे जोर लगाओ, मैं 1 मिनट के बाद बोल दूंगा, पूरा बोल दूंगा, पर सोचो ना एक बार, थोड़ा सा सोचो। किसी ने बोला वर्क सर्टिफाइड, बोला ना, शायद उसी का बात। हाँ ऐसा करके मन, तो मुझे बताओ ना, ये जो पेमेंट किया मैंने, पता है इसका आंसर जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा और समझाना स्टार्ट किया, मैंने तुरंत आंसर दे दिया। अगर वो इतना पैसा दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर ने रिसीव कितना किया? 1,75,000। तो अगर 1,75,000 रिसीव कर रहा है तो ऑब्वियसली काम इससे ज्यादा ही किया होगा। अगर उसने 2 लाख का काम किया होगा तब जाकर 1,75,000 मिला होगा। आया हुआ सामने? तो मैंने तुमको एक पहला वर्ड बोला था ना कि अगर 80% काम हो चुका है या 80% क्लेम है तो टोटल क्लेम तो ज्यादा ही होगा। तो लिखो ना सोल्यूशन, एकदम सिंपल था इसका सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन है। 1,75,000 किसके बराबर है? किसके बराबर है? 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। देयरफॉर 1,75,000 डिवाइडेड बाई 80, अब परसेंट के लिए क्या कर देंगे 100, इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क सर्टिफाइड। निकालो वैल्यू। हाँ 218,750,
2,18,750। अब देखो ना, काम कितने का किया था? कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया था 2,18,750 के बराबर, पर उसको रिसीव कितना हुआ? 1,75,000। और मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैंने स्टार्टिंग क्लेम ज्यादा किया होगा तब जाकर 80%, और 80% के बराबर जो पैसा मिला है वो है 1,75,000, पर वर्क सर्टिफाइड कितना वो निकालना पड़ेगा। तो अब सीधा साधा एकदम कंक्लूजन क्या है, जब भी आपको बोले ना कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा रिसीव किया है, तो ऑलवेज आपको किसकी वैल्यू निकालना है? नोट बोल के लिख लो, नोट बोल के लिखो, नोट बोल के लिखो, जो मैंने लिखवा रहा हूं नोट बोल के लिखो। नोट, इफ इन द क्वेश्चन mention that contractor received sum of amount from the client, then always find वैल्यू ऑफ WC, मतलब वर्क सर्टिफाइड। तो जब भी आपको बोलेगा कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा रिसीव किया है, देख के समझ जाना क्या निकालना है, वर्क सर्टिफाइड। समझा करण? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अगर 1,75,000 रिसीव किया है तो काम तो मुझसे ज्यादा किया होगा, तभी मेरे को 1,75,000 मिला। अब मैंने मोटा मोटा तुमको बोला कि 2 लाख रुपया काम किया होगा तभी 1,75,000 मिला। तो इस टाइप का जब भी सम्स आएगा, 100% बता रहा हूं, ये जो मैं लास्ट सम्स कर रहा है ना, तुम्हारे क्वेश्चन में ये सम्स रहेगा कि कॉन्ट्रैक्टर को इतना पैसा मिला है, तो जब भी बोलेगा कॉन्ट्रैक्टर को इतना पैसा मिला है तो ऑलवेज एक वर्किंग नोट बनाना, और वर्किंग नोट का हेडिंग होगा कंप्यूटेशन या फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्योंकि याद है फॉर्मेट में बाई WIP को अंडरलाइन करके क्या लिखते हो? वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। तो आपको वर्क सर्टिफाइड वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। तो एक वर्किंग नोट तुम्हारा क्वेश्चन में फिक्स रहेगा, ये वाला जो लास्ट सम्स मैंने करवाया। तो तुम्हारा बेसिक सम्स का जो वर्किंग बनता था, मैंने पूरा वर्किंग करवा दिया, मैंने पूरा परफॉर्मा करवा दिया। बस लास्ट रिवीजन है, जो भी मैंने 3 क्लास में पढ़ाया, लास्ट रिवीजन ओनली 2 मिनट्स, बहुत डिटेल रिवीजन नहीं है, ओनली 2 मिनट्स। मुझे जस्ट बताओ ना, मैं जस्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ पे फॉलो होती है? जहां पे कोई प्रोजेक्ट 1 साल से ज्यादा लग रहा है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो होता है। ये एक बिल्डिंग है, बताइए ना, ये एक बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, इसको देखकर कितने खर्चे याद आ रहे हैं? कल ही तो पढ़ाया था। इसको देखकर कितने खर्चे याद आ रहे हैं? 4 खर्चे। पहला खर्चा रिगार्डिंग मटेरियल, दूसरा खर्चा रिगार्डिंग मैन पावर, याद है ना, मैन पावर जिसको मैंने ह्यूमन रिसोर्स वर्ड दिया था। तीसरा खर्चा मैंने क्या दिया था? मशीन। और चौथा खर्चा मैंने क्या दिया था? याद है मैंने दिया था ना, चौथा खर्चा। अब आप बताइए, जब आप मटेरियल के बारे में सोचेंगे तो आपको कम से कम 5 से 6 आइटम के बारे में याद होना चाहिए। पहला, मटेरियल को परचेज करना। जब परचेज करोगे तो रिटर्न की बात होगी, तो एक आइटम होगा परचेज और एक आइटम होगा रिटर्न। परचेज आएगा तो डेबिट, रिटर्न आएगा तो क्रेडिट। मटेरियल है, बच गया तो क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ ऐसे मटेरियल जो यूज नहीं है तो उसको बेचोगे, और जैसे ही बेचोगे तो प्रॉफिट या लॉस की बात होगी। तो मटेरियल से 3-4 चीज याद होना चाहिए। पहला परचेज, उसका रिटर्न, फिर जो मटेरियल लास्ट में बच गया क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। और कुछ मटेरियल हमारे यूज का नहीं है तो क्या करेंगे? सेल। और जैसे ही सेल करेंगे तो लॉस आएगा और प्रॉफिट आएगा। लॉस होगा तो डेबिट क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में। और ये हो सकता है चोर चट्टा लोग कमी नहीं है, कुछ चोरी कर लिया तो क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। तो मटेरियल को देखकर 5 आइटम याद आया। पहला आइटम बताओ, परचेज और रिटर्न, ठीक है, मटेरियल बेच दिया तो सेल, प्रॉफिट, लॉस। बच गया क्लोजिंग स्टॉक, चोरी हो गया एबनॉर्मल लॉस। ये सारा खर्चा समझ गया ना। अब ये वाला खर्चा तो मैन पावर। अब मैन पावर पर लेबर भी आ सकता है, इंजीनियर भी आ सकता है, सब कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्टर, इंजीनियर सब आ सकता है। और जनरल एक्सपेंसेस, अरे पूरी चाय कौन खाएगा? मैन पावर ना, तो जनरल खर्चा आया बस सामने। अब मशीन को देख कर भी 3-4 खर्चा तुमको याद आ जाना चाहिए। पहला इसका डिप्रिसिएशन। अगर इस सुनो, अगर मशीन बच गया, उसको सेल कर दिया तो क्या होगा?
प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो एक सेल वैल्यू, एक प्रॉफिट वैल्यू या लॉस वैल्यू, ठीक है। और क्या आ सकता है मशीन का, बोलो मशीन। अरे डेप्रिशिएशन निकाला, डेप्रिशिएशन या तो कुछ मशीन आपने बेच दिया तो एक तो होगा सेल वैल्यू, या प्रॉफिट होगा या लॉस, बस इतना ही आएगा और कुछ नहीं, बस इतना ही आएगा और कुछ नहीं। डोनेशन को देखकर दो बात याद आना चाहिए, अगर कंपलसरी है तब तो ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा और डेबिट साइड में खर्चा दिखा देना। अगर ये नॉट कंपलसरी है तब आप इसको इग्नोर करना। बट अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो तुम उस वक्त तुम्हारा प्रिजम्पशन माइंड जो बोले वो अजम्पशन मान के लिख देना। अगर तुमने लिखा है कि ये कंपलसरी है तो नोट डालना पड़ेगा, अगर तुमने लिखा है कि नहीं कंपलसरी नहीं है, हमारा पढ़ा बहुत सुधरा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो अपने पढ़ा के बारे में लिख देना कि हमारे यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे डोनेशन कंपलसरी नहीं है। तो कल मिलते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसको आप अच्छे से कर लो, कल ना सुनो ना, कल मैं सोच रहा हूँ जो टैक्स का, अभी 3 दिन कॉस्ट पढ़ लिया ना, तो थोड़ा सा टैक्स का एक बेसिक क्लास कंप्लीट कर देते हैं। तुम लोग को दो दिन का टाइम मिल जाएगा, थर्सडे में क्लास नहीं लूंगा, तो 2 दिन का टाइम मिल जाएगा। तो अपने 2 दिन में तुम लोग रिवाइज कर लो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फिर अपने 2 क्लास लेकर कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। 15 नंबर सिक्योर, कॉस्ट में 15 नंबर सिक्योर तुम्हारा।